गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? चलिए, सभी को फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से देख रहे हैं वर्ग 8 का आधुनिक भारत जो इतिहास किताब है, उसमें हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। और वो भी आज हम लोग भाग 5 जो है पढ़ेंगे। और इस भाग 5 को पढ़ने से पहले हम लोग औपनिवेशिकता के बारे में, यानी भाग जो 4 में हम लोग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो भाग 4 में हम लोगों ने पढ़ा था औपनिवेशिकता के बारे में। और औपनिवेशिकता क्या है कि जब एक देश या एक शक्तिशाली देश जब किसी कमजोर या पिछड़े देश पर अपना कब्जा जमाकर अपने आधार पर वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों में जो परिवर्तन किया कर देता है, जिसके द्वारा किया जाता है, उस देश को हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी यूँ कहें कि वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, वो सभी औपनिवेशिक जो दूसरा जो शक्तिशाली देश है उसके आधार पर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आज हम लोग अंग्रेजी जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक देश की एक पहचान है। आज भारत को इंडिया बोलते हैं तो ये इंडिया इंग्लैंड की देन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अपने साथ वो अपनी भाषाओं को, अपनी रहन सहन को, आज हम लोग जो फुल पैंट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड या जो है यूरोपीय संस्कृति की पहचान है। और ये हमें एहसास दिलाती है कि कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आधुनिक ऐतिहासिक के स्रोत, यानी आधुनिक ऐतिहासिक के स्रोत क्या हैं, यानी हम कैसे आधुनिक ऐतिहासिक भारत के आधुनिक इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, कहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि हमारे भारत देश में किस तरह के कार्य किए गए। तो आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है। आज हमारी नज़र जिधर उठती है हमें ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार नजर आती है। और अगर हम कहीं ना कहीं अगर अपने जिला में या अपने ब्लॉक में या आप कहीं अगर ऐतिहासिक स्थल में चले जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे किले आपको नजर आएंगे, मध्यकाल के मकबरे नजर आएंगे, शिलालेख नजर आएंगे, विदेशी यात्रियों की कृतियां नजर आएंगी, पांडुलिपियां हो गया, बड़ी संख्या में जो मध्यकालीन मूर्तियां हैं वो नजर आएंगी। और शासन के दौरान, यानी अंग्रेजी शासन के दौरान जो सरकारी रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है उससे भी हम जो है आधुनिक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, भारत के आधुनिक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो इतिहासकारों के लिए यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। जो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि अंग्रेज लोग कुछ भी कार्य करते थे, क्योंकि हम लोग पिछले भाग में देख चुके हैं कि हमारे भारत में जब अंग्रेज लोग आए तो उस समय जनरल गवर्नर हो गए या वायसराय के द्वारा जो है यहाँ पर शासन होता था। और उन लोग क्या करते थे कि किसी भी क्षेत्र को शासन करने के लिए वहाँ का एक सर्वे करते थे, मतलब कोई भी रिकॉर्ड को वो संरक्षित रखते थे। यानी जिस तरह का रिकॉर्ड जो है वो अपने दस्तावेज में जो है वो मतलब उसको अंकित कर देते थे ताकि उस जगह की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी हो। तो अगर कहा जाए कि सरकारी रिकॉर्ड का जो प्रचलन जो हुआ वह अंग्रेजों के आने के साथ ही हुआ। तो इतिहासकारों को किसी भी गवर्नर का या जो आधुनिक काल के अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे तो वह सरकारी रिकॉर्ड से हम लोग बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। उनका तर्क है कि चीज़ों को लिखना बहुत जरूरी है, यानी इतिहासकारों का यह एक तर्क होता है कि किसी भी चीज, इतिहासकारों या फिर जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसका एक तर्क था कि किसी भी चीज को जो है लिखना बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रत्येक निर्देश, यानी जो भी आदेश शासन से संबंधित या योजना, किसी भी तरह की योजना
जो लागू किए गए हैं, नीतिगत फैसले, सहमति या जांच की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी माना। यानी अंग्रेज जो ब्रिटिश हुकूमत थी जब हमारे भारत देश में आई और यहाँ पर अपनी सत्ता का शासन जो है चालू कर दिए, तो यहाँ पर जो भी निर्देश आदेश जो है गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा जो भी आदेश निर्गत होते थे, या किसी योजना का शुभारंभ किया जाता था, या नीतिगत किसी जो फैसले होते थे कोर्ट में, उन सारी चीज़ों की जो होती थी वो उसे लिखना जरूरी माना जाता था। बाद में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का अध्ययन आसानी से कर सकता था। इसी कारण ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अंग्रेज लोगों का ये मानना था कि किसी अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं या कोई भी फैसला ले रहे हैं या योजना लागू कर रहे हैं, तो उसे अंकित या लिखना जरूरी है, ताकि उसी के आधार पर हम आगे की रणनीति जो है वह बना सकें। और इसीलिए उन्होंने ज्ञापन हो गया, टिप्पणी हो गया या प्रतिवेदन हो गया, उसको वह शासन की नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने इन नई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभालकर रखना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। अब यहाँ पर अभिलेख कक्ष, अब यहाँ पर देखेंगे अभिलेख मतलब होता है लिखा हुआ, यानी स्ट्रॉन्ग रूम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज को जो आदेश आ जाता है या निर्गत होता है, तो उन सारे चीजों को एक अलग ही रूम जो है, उन सारे दस्तावेजों को, उन सारे कागजातों को रखने के लिए एक अलग रूम का ही निर्माण निर्माण कक्ष जो है वो बनवाया। यानी अभिलेखों को रखने के लिए, रिकॉर्ड को रखने के लिए जो है अंग्रेज लोग एक अलग ही रूम बनवाया। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी के अपने रिकॉर्ड रूम बनाए गए। आज भी अगर आप ब्लॉक जाएंगे, अपना जो ब्लॉक पड़ता है, अगर उस ब्लॉक में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो भी जो कार्रवाई होती है या जो भी हम लोग आवेदन देते हैं, उन सारे आवेदनों को एक लाल कपड़ा में बांध के आप कब जाति बनाए हैं, आवासीय बनाए हैं या इनकम सर्टिफिकेट बनाए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का जो है आवेदन का और जो निर्गत हो गया, रजिस्टर हो गया, उन सारे रजिस्टरों को जो है डेट वाइज कब से कब तक, है ना, जो रजिस्टर दिया जाता है। आप अपने स्कूल में भी देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का एक अलमारी में जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। एडमिशन हो गया या अटेंडेंस रजिस्टर हो गया या टीसी फाइल हो गया, मध्याह्न भोजन हो गया, छात्रवृत्ति पंजी हो गया, पोशाक पंजी हो गया, ऐसे बहुत सारे पंजियों को जो है संधारित करके अभी विद्यालय में रखा जाता है, ताकि उसे अगले कभी भी अगर उसकी आवश्यकता हो, एक रिकॉर्ड के रूप में वो रखा जाता है कि अगर भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़े तो वह आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इसी तरह से प्रत्येक दफ्तर में, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या तहसील हो या बीडीओ ऑफिस हो तो या कचहरी हो, तो वहाँ पर जो है एक रिकॉर्ड रूम जो है बनाए गए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार या संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। और जो महत्वपूर्ण है, अभिलेखागार कक्ष भी बनाए गए। यानी जो अभिलेखागार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भारत का जो है राष्ट्रीय 1920 के दशक में बना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। यहाँ पर महत्वपूर्ण, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश, योजना, जो भी चीजें लागू होती हैं या उस समय की जो स्थितियां होती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी स्थितियां होती हैं, उन सारी चीजों को लिखकर जो है अभिलेखागार में रखा जाता है। जैसे अभी 2021 में जनगणना होगी, तो उस जनगणना का सारा विवरण जो है वो अभिलेखागार में रखा जाता है। कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आपके यहाँ टीचर लोग पहुंचेंगे और आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके परिवार के महत्वपूर्ण शैक्षणिक हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, बहुत सारी चीज़ों को, उम्र हो गया, आपके घर में भौतिक सुविधा क्या है, वो सारी चीज़ों, कितनी ज़मीन है, कितना है, ये सारी चीज़ का एक रिकॉर्ड जो है
वह रखा जाता है और उसी के आधार पर बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है। तो उन अभिलेखों को रखने के लिए अभिलेखागार या संग्रहालय जैसे संस्थान भी स्थापित किए गए। तो संग्रहालय मतलब क्या हो गया कि जहां पर पुरानी चीजों को सुरक्षित जो है संग्रह करके इकट्ठा करके प्राचीन कालीन चीजों को संग्रह करके रखा जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। यानी अंग्रेजों काल में 19वीं शताब्दी में जो भी पत्र इंग्लैंड से भारत आए हैं या भारत से इंग्लैंड गए हैं, जो भी पत्र हैं उन सारे पत्रों को अभिलेखागार में सुरक्षित रखा गया है। उसे आप कभी भी जो है देख सकते हैं। जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है। बड़े अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझावों को भी देखा जा सकता है। जो बड़े अधिकारी हैं और जो प्रांत में रहने वाले अधिकारी हैं उनको भी जो चिट्ठियां भेजी गई हैं वे सारे सुझावों को देखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन दस्तावेजों की नकलें सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। चूंकि उस समय छापाखाना हो गया था, लेकिन उनकी जो नकल होती थी, जीरोक्स होती थी, उसमें जीरोक्स मशीन नहीं होती थी। अगर एक कॉपी को बहुत सारी जगह पर भेजना है तो उस समय जीरोक्स मशीन नहीं था। आज आप एक ओरिजिनल लेते गए, उसका जीरोक्स कॉपी करके आप जितना चाहे जीरोक्स करवा सकते हैं। जब जीरोक्स मशीन उस समय नहीं थी तो उस समय लोग क्या करते थे, उसकी नकल करते थे। जीरोक्स का मतलब ही हो जाता है नकल करना। तो नकल करके रखते थे। उन्हें खुशनवीसी के विशेषज्ञ लिखते थे। खुशनवीस या सुलेखनवीस ऐसे लोग थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखा करते थे। यानी हूबहू जो चिट्ठी में लिखा हुआ है वैसे ही जो है वह जो खुशनवीस या सुलेखनवीस होते हैं वो उसे हूबहू सुंदर राइटिंग से, बहुत ही सुंदर राइटिंग से उसे लिखकर सुंदर ढंग से चीजें लिखा करते थे, जिसे हम लोग खुशनवीस या सुलेखनवीस कहते हैं। इस तकनीक की सहायता से सरकारी विभागों की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाती थी। और उन लोग ही क्या करते थे कि जो भी आदेश आ गया, अगर वह अधिकारी का आदेश आ गया है ना, मान लीजिए कि राज्य से कोई आदेश आ गया डीसी के पास, तो डीसी क्या करते थे कि चूंकि उनको अलग अलग ब्लॉकों में भेजना होता था, तो जितने ब्लॉक होते थे उतने ही जो है उसे नकल करके उतार करके उसे चिट्ठियों को फिर जो है ब्लॉक में भेजा जाता था। फिर ब्लॉक से फिर अलग अलग पंचायतों में भेजा जाता था। तो पंचायत में, ब्लॉक में भी जो है उसको सुंदर राइटिंग लिखने वाले लोग होते थे जो उसे हूबहू नकल करके फिर उसे पंचायतों में भेजा जा सकता था। आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन करने की शुरुआत हो गई है। अब क्या है कि आप कोई भी रिकॉर्ड जो है आप डिजिटल देख सकते हैं। जैसे पहले था क्या कि अगर आप जमीन का रसीद कटाना है तो आपको पंचायत या तहसील के पास जाना, पंचायत सेवक के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जाइए कंप्यूटर दुकान, वहां पर आपको तुरंत मिल जाएगा। अब धीरे धीरे कंप्यूटराइज हो गया है ना। अब आपको ब्लॉक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक बार आपका रिकॉर्ड जो है नेट में चढ़ गया तो आप घर बैठे बैठे ही आपका सारा चीज को आप देख सकते हैं। ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, तो चूंकि नई दिल्ली का निर्माण आप बता सकते हैं कि भारत की राजधानी 1911 से पहले कहाँ थी, मालूम है? नहीं, कलकत्ता। याद रखिएगा 1911 में कलकत्ता से, अभी आप अगर जाएंगे कलकत्ता कभी घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे विक्टोरिया पैलेस। और यह विक्टोरिया पैलेस वही विक्टोरिया पैलेस है जो आपका इंग्लैंड से जो महारानी विक्टोरिया थी वो कभी कभी यहाँ आया करती थी। और यहीं से जो है पूरे भारत देश में जो है विभिन्न कार्यों को, योजनाओं को संचालित करके यहीं से शासन किया जाता था। लेकिन 1911 में कलकत्ता से जो राजधानी नई दिल्ली बनी, तो उस समय भी जो है राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार का को वायसराय के निवास स्थान के नजदीक ही बनाया गया था। तो आप ये देख सकते हैं उसी समय का 1920 के दशक में बनाया गया ये अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो अभी भी नई दिल्ली में मौजूद है। और वह वायसराय के नजदीक में ही रखा जाता था ताकि अगर वायसराय को ये जरूरत पड़े कि भाई हमें कौन सा रिकॉर्ड हमें निकालना है
तो ये नहीं कि उस समय मोटर गाड़ी तो था नहीं, घोड़े से जाने आने में बहुत परेशानी होती थी और तुरंत उसका उत्तर देना होता था। तो वायसराय जहाँ उनका कार्यालय होता था उसी के बगल में जो है अभिलेखागार बनाया जाता था ताकि तुरंत वो अभिलेख या वो रिकॉर्ड तुरंत जो है मिल जाए। आप देखते होंगे कि ऑफिस में ही, आपके विद्यालय के ऑफिस में ही एक छोटा सा अलमारी या बड़ा अलमारी, 2-4 अलमारी जो है में रिकॉर्ड को रखा जाता है और आपके प्रधानाध्यापक जो होते हैं वह किसी भी विभाग के द्वारा मांगे गए रिपोर्ट को तुरंत वो रजिस्टर से निकालते हैं और उसे रिपोर्ट में भर के भेजते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज इन दोनों संस्थानों को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। दोनों संस्थानों मतलब अभिलेखागार और संग्रहालय, ठीक है। तो ये दो ऐसी चीजें थी जो अंग्रेज लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे और वह वहां पर रिकॉर्ड को भी रखते थे। इसके बाद है सर्वेक्षण का प्रचलन, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए सर्वेक्षण, यहाँ तो अंग्रेज लोग ही जो है, क्योंकि सर्वेक्षण जो है अंग्रेज लोगों की एक महत्वपूर्ण देन है, ये रिकॉर्ड रखना, अभिलेखागार का निर्माण और सर्वेक्षण करना, ठीक है। सर्वेक्षण का मतलब हो जाता है कि किसी भी जगह की उसकी भौगोलिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां इत्यादि के बारे में जो है जानकारी रखना ही सर्वेक्षण कहलाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि 2021 में जो है जनगणना होती है और उसमें बहुत तरह की बातों को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको सर्वेक्षण भी कहते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा सर्वेक्षण की सर्वेक्षण का प्रचलन, ठीक है। तो ब्रिटिश काल के दौरान सर्वेक्षण को काफी अहम माना गया। अंग्रेजों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है। तो अंग्रेज ये मानते थे कि किसी भी जगह को अगर अच्छी शासन चलाना है तो वहां के उस जगह का सर्वेक्षण करके उस जगह की महत्वपूर्ण जानकारियां या यूं कहें कि छोटी मोटी भी जानकारियां जो है वो रखना जरूरी है। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कराए गए। यानी 19वीं सदी में जो है भारत का नक्शा तैयार करने के लिए देख सकते हैं कि बंगाल के मानचित्रीकरण और सर्वेक्षण की जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाई गई तस्वीर 1882 में ये तस्वीर बनाया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण सर्वेक्षण करने के लिए जो है ये बड़े स्तर पर काम किया गया था। ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण किए गए, इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, अब देखिए सर्वेक्षण में क्या है, धरती की प्रकृति, धरती की प्रकृति मतलब उस जगह की मिट्टी कैसी है, ठीक है ना। प्रकृति, उस धरती की प्रकृति, उसका वातावरण कैसा है ना, वहां का माहौल कैसा है। और उसके बाद दूसरा हो गया मिट्टी की गुणवत्ता, यानी वहां की मिट्टी कैसी है, किस ढंग से है, वहां पर कौन सा फसल उगाई जा सकती है, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, यहाँ तक कि किस तरह के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इन सारी चीजों को भी सर्वेक्षण कराया गया। यहाँ तक कि वहां के मुख्य फसल क्या है, कौन से फसल जो है ज्यादातर मात्रा में उगाए जाते हैं, इन सारी चीजों को जो है सर्वेक्षण कराया गया। अंग्रेजों की धारणा थी कि किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन बातों की जानकारी जरूरी होती है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। यानी अगर कहा जाए तो भारत में जो है प्रत्येक 10 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है, जो कि 2011 में जनगणना हुई थी, अंतिम जनगणना, अब होगा 10 वर्ष यानी 2021 में। ये प्रारंभ हो भी सकता था लेकिन कोरोना काल की वजह से इसे अभी थोड़ा सा डिले किया गया है। इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, अब इसके तहत क्या हो गया जनगणना के तहत, अब देखिए जनगणना के तहत, जनगणना मतलब लोगों की गिनती के तहत क्या क्या रिकॉर्ड में आने लगा, लोगों की संख्या, यानी कितने लोग हैं उस गांव में या उस जिला में, किस जाति के हैं,
उनका व्यवसाय क्या है, रोजी रोटी का तरीका क्या है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी वहाँ के वानस्पतिक यानी वहाँ के जो वातावरण है, जो आपका जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल वहाँ का कैसा है उसका भी सर्वेक्षण कराया गया। प्राणी वैज्ञानिक यानी वहाँ के जीव जंतु किस प्रकार के हैं इनका भी सर्वेक्षण कराया गया। पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक मतलब वहाँ पर जो है किसी तरह का कोई ऐतिहासिक स्थल है तो उसका भी सर्वेक्षण कराया गया। वन सर्वेक्षण यानी वन वहाँ पर जंगल किस टाइप के हैं, कौन से पेड़ पौधे बहुतायत में मिलते हैं, है ना, जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी किए गए। तो ये अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण दिन है कि इस तरह के सर्वेक्षण कराए गए। स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजों द्वारा किए गए जनगणना की नीति का अनुसरण किया गया। आज भी दशक के पहले वर्ष में देश भर में जनसंख्या जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1991 में, 2001 में और 2011 में जनगणना की गई है। अब जो है 2021 में जनगणना होगी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अंग्रेज जो है किस तरह से अपने शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं का निर्माण किए, जिसके तहत जो है संग्रहालय हो गया, अभिलेखागार जो है इसका निर्माण कराए। प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना के माध्यम से वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का वानस्पतिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वेक्षण, है ना, व्यवसाय, जाति, लोगों की संख्या, उसके कार्यशैली, रीति रिवाज, ये सारे सर्वेक्षण जो है कराए जाते हैं या कराए जाते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है अंग्रेजों ने आधुनिक ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से हमें विभिन्न चीज़ों को, इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग जाने। चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुश रहें, अच्छे ढंग से पढ़ें, आसपास साफ सफाई रखें और सभी का आदर करें। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।